हम इस वीडियो में व्याकरण देखने वाले हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि मनुष्य प्राणी जो है अपना भाव या अपना विचार वह किसके द्वारा प्रकट करता है? तो वह अपने जो भाव है, जो विचार है, वह वाक्य के द्वारा ही प्रकट करता है। दोस्तों, आपको संदेश भेजना हो या आपको किसी के साथ बोलना हो, जैसे मैं आपके साथ बोल रही हूँ, इसके लिए मैं किसका इस्तेमाल कर रही हूँ? वाक्य का। तो आज हम इस व्याकरण में वाक्य किसे कहते हैं यह देखेंगे। देखिए, वाक्य एक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध शब्द से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। मैंने आपसे बताया कि वाक्य कैसे बनते हैं, तो वह सार्थक शब्दों से और व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य। माँ खाना बनाती है, यह जो उदाहरण आपके सामने बताया है, इसमें हमें यह देखना है कि इस वाक्य में जो शब्द आए वह एक क्रमबद्ध रूप से आए हैं और व्यवस्थित आए। जैसे यहाँ मैंने ऐसा पढ़ा या ऐसा लिखा कि बनाती है खाना माँ, तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वाक्य सार्थक शब्दों के एक व्यवस्थित क्रमबद्ध शब्द से बनते हैं जो किसी विचार या किसी भाव को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। तो अब हम वाक्य की परिभाषा देखेंगे। वाक्य की जो परिभाषा है वह सरल शब्द में हम देखेंगे कि जो शब्द, ऐसे शब्द समूह जो पूरा अर्थ स्पष्ट करते हो उन्हें वाक्य कहते हैं। कि जो ऐसे शब्द है वह शब्द समूह जो क्या करते हैं, पूरा अर्थ हमें बता देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है कि माँ खाना बनाती है, इसमें हमें पूरा अर्थ स्पष्ट दिखाई देता है और उन्हें क्या करते हैं? वाक्य करते हैं। तो अब हम वाक्य के दो अंग या वाक्य के दो खंड देखेंगे। वाक्य के दो खंड हैं। वाक्य के खंड कितने हैं? दो है। या अंग कितने हैं? दो है। तो उसमें का पहला जो है वह है उद्देश्य और दूसरा जो है वह है विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, यह हम अब देखेंगे। उद्देश्य किसे कहते हैं? तो वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे उद्देश्य कहते हैं। तो हम उद्देश्य की परिभाषा देखेंगे। देखिए, वाक्य में जिसके विषय में या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि हमने यह दो उदाहरण देखे, एक पहला वाला और ये दूसरा वाला। पहला वाला था माँ खाना बनाती है और दूसरा वाला जो है वो है भारत महान देश है। तो इसमें से हमें उद्देश्य पहचानना है। हमने क्या देखा कि वाक्य में जिसके विषय में, तो दोनों वाक्य में किसके विषय में बताया है? तो उसमें पता है भारत, भारत के बारे में जो बताया है। तो भारत यह जो है वह उद्देश्य है। और विधेय किसे कहते हैं? तो देखिए, उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाए वह विधेय कहता है। यानी जो उद्देश्य है, यह जो भारत है, भारत के बारे में जो कहा है उसे क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। यानी यह जो है, जैसे यहाँ भी है माँ, यह उद्देश्य है और खाना बनाती है यह विधेय है। दूसरे वाक्य में भारत यह उद्देश्य है और महान देश है वह है विधेय। और इसी तरह हम एक चार्ट देखेंगे। वाक्य है हिमालय देश का गौरव है। दूसरा वाक्य है महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तीसरा वाक्य है निखिल कश्मीर घूमने गया था। चौथा वाला वाक्य है मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। और पांचवा वाला वाक्य है परिश्रम सफलता की कुंजी है। यह पढ़े वाक्य लिखे हैं। अब इनमें से हमें
उद्देश्य और विधेय अलग अलग करने हैं। तो चलिए, वाक्य का जो अंग है या खंड है वह पहला खंड है उद्देश्य। तो इन वाक्य में से हमें उद्देश्य अलग करने हैं। जैसे पहला वाक्य था हिमालय, तो इसमें का हिमालय शब्द हम वहाँ लिखेंगे। दूसरा शब्द लिखेंगे महासागर, बराबर है। तीसरा वाला कौन सा लिखेंगे? निखिल, अरे वाह। चौथा वाला मुंबई और पांचवा परिश्रम, बराबर। अब उसके बाजू विधेय का जो बॉक्स है वह है। तो बच्चों, यहाँ हमें वाक्य का दूसरा जो अंग है विधेय वह लेखन करना है। तो हम कैसे लेखन करेंगे? तो हम पहले वाक्य देखेंगे। देखिए, वाक्य है हिमालय देश का गौरव है। हिमालय के बारे में क्या कहा है? हाँ, बराबर, देश का गौरव। तो वह हम यहाँ लेखन करेंगे। अब दूसरा जो वाक्य है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है। तो यहाँ दूसरे वाक्य में महासागर के बारे में बताया है। क्या बताया है? बोलो। बराबर, अपने देश के चरण पखारता है। तीसरा वाक्य है निखिल कश्मीर घूमने गया था। तो इसमें निखिल के बारे में कहाँ गया है? तो क्या कहाँ गया है? कश्मीर घूमने गया था। यह निखिल के बारे में कहाँ गया है, इसीलिए हम विधेय यह जो बॉक्स है वहाँ यह वाक्य लेखन करेंगे। चौथा वाला जो वाक्य है, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तो मुंबई के बारे में क्या कहा गया है? एकदम सही, देश की आर्थिक राजधानी है। यह जो वाक्य है कहाँ लेखन करना है? हाँ, विधेय में, बराबर है। पांचवा वाला वाक्य है परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो परिश्रम के बारे में क्या कहा गया है? सफलता की कुंजी है, बराबर। तो यह वाक्य हम कहाँ लेखन करेंगे? हाँ, बराबर है, विधेय में। उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है वह क्या होता है? विधेय। यानी आपको वाक्य के अंग जो होते हैं उद्देश्य और विधेय यह समझ में आ गए हैं। पुस्तक में हमें 4 प्रकार दिए और उसमें से जो पहला वाला जो पुस्तक है वह है छोटा पुस्तक। छोटा वाला जो पुस्तक है वह शब्द में ऐसा लिखा गया है और चिन्ह में इस तरह वह बताया गया है। तो इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? तो देखिए, क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए इस छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे छोटे कोष्ठक का उपयोग कब किया जाता है, इसके लिए मैंने आपको यहाँ 2 उदाहरण लिखे हैं। सागर, आश्चर्य से जब वह आता है तो वहाँ यह कोष्ठक का चिन्ह लगाया है, छोटे कोष्ठक का, और उसमें लिखा है आश्चर्य से, यानी संवाद में जब या हावभाव में यह लिखा है। तो वह आते ही आश्चर्य से क्या, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। वह उसकी जो एंट्री होती है वह जब अंदर आता है तो उसे आश्चर्य जो होता है और आश्चर्य से वह कहता है आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे इसका जो हाव है, उसका जो भाव है वह इस छोटे कोष्ठक में बताया गया है। दूसरा जो उदाहरण वह दिखाए हैं तो वह है निम्न प्रश्न हल करो, और उसमें अ और ब, तो अ को भी यह छोटे कोष्ठक में बताया है और जो ब उदाहरण दिया है या तो उसे भी इस छोटे कोष्ठक में बताया गया है। इस तरह इस छोटे कोष्ठक का उपयोग हम कर सकते हैं। अब दूसरा जो कोष्ठक देखेंगे वह बड़ा वर्गाकार कोष्ठक।
कोष्ठक का इस्तेमाल किया गया दिखाई देता है, यानी बड़े को वर्गाकार भी करते हैं और इसलिए वहाँ छोटे कोष्ठक का उपयोग यहाँ भी किया गया है। बड़ा या वर्गाकार जो कोष्ठक है उसका चिन्ह यहाँ बताया है कि यह चिन्ह इस तरह वर्गाकार या बड़े कोष्ठक का लगाया जाता है। तो वह हम कब इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, लेखन में त्रुटि या त्रुटि बताने के लिए। जब हम लेखन करते हैं और लेखन करते समय हम कुछ शब्द भूल गए हो या कुछ लिखना छोड़ दिया हो, यानी उसे बोलते हैं हम त्रुटि। वह त्रुटि पूर्तता करने के लिए हम इस कोष्ठक का उपयोग, बड़े कोष्ठक का उपयोग कर सकते हैं। या हमें लेखन करते समय हमें उसमें पूर्तता करनी है, उस वाक्य में हमें पूर्तता करनी हो, तो उस वाक्य की पूर्तता करने के लिए भी हमें इस बड़े कोष्ठक का उपयोग हम कर सकते हैं या वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा है, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए यह जो चिन्ह लगाया है वह बड़ा या वर्गाकार कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे कोष्ठक को हमें घेरना है, जैसे हमने यहाँ देखे हमें उदाहरण बताया है कि नमूना ड, इसमें हमें घेरना है दूसरे कोष्ठक को। यह जो छोटा वाला जो कोष्ठक है उस छोटे कोष्ठक को हमें घेरना है, तो तब हम इस बड़े कोष्ठक का उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ उदाहरण बताया है। तो देखिए, पहला उदाहरण जो है रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। तो यह जो पहला वाक्य है उस पहले वाक्य में अनुवादित इस शब्द का अर्थ मराठी में भाषांतर करना, यानी जो भाषा होगी वह भाषा का अलावा दूसरी भाषा, जैसे हिंदी में होगा तो मराठी में, तो भाषांतर करना उसका अर्थ है अनुवादित। तो इसी शब्द का जो अर्थ है वह हिंदी में है अनुदित, तो जो मराठी में पढ़ने वाले हैं वह अनुवादित इस शब्द से समझ जाएंगे और जो हिंदी में पढ़ने वाले लोग हैं वह अनुदित इस शब्द से जो उसका जो अर्थ है वह अर्थ समझ जाएंगे। इसीलिए इस बड़े या वर्गाकार कोष्ठक का इस्तेमाल पहले उदाहरण में दिया है। दूसरे उदाहरण में वह बताया है, देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। नमूना है, लेकिन उस नमूने का जो अंक दिया है, जो शब्द दिया है वह छोटे कोष्ठक में हमें बताया है, और यह जो नमूना जिसे हमें बताना है तो उसके समझ में आने के लिए हमें यह नमूना के जो आजू बाजू हमने वह बड़ा या वर्गाकार कोष्ठक लगाया है, और इस तरह इस बड़ा या वर्गाकार कोष्ठक का इस्तेमाल हम और जगह भी कर सकते हैं। तीसरा वाला जो कोष्ठक है वह देखेंगे हम तीसरा वाला जो कोष्ठक है वह देखेंगे हम मांझला सर्पाकार कोष्ठक। इस मांझले कोष्ठक को सर्पाकार, इसमें भी हमें छोटा कोष्ठक का उपयोग हम यहाँ देख सकते हैं, और उसका चिन्ह जो है इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? तो देखिए, एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इस मांझले यानी यहाँ चिन्ह जो लगाए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कि जैसे हम देखते हैं कि एक साधारण पद से संबंध रखने वाले एक वाक्य है, एक पद है, और इसका जो संबंध है वह अलग अलग पंक्तियों में आता है, और तब हम इस मांझला जो कोष्ठक है इसका उपयोग हम कर सकते हैं। वहाँ हमने उदाहरण हमने यहाँ लिखा है कि देखिए, पहला उदाहरण जो है इसमें 3 नाम लिखे हैं। पहला है गोदान, निर्मला और गबन। तीनों के जो लेखक है वह एक ही है, वह है प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। ऐसा वाक्य, ऐसा पद यहाँ लिखा है, पर इन तीनों के लेखक एक होने के कारण इन तीनों के नाम को यह जो सर्पिला जो
कोष्टक है, सर्पिल आकार का कोष्टक या माइले आकार का कोष्टक पहले वाक्य में हमने यहाँ दिया है। दूसरा जो वाक्य है वह है महाकवि माने जाते हैं। महाकवि कौन है? तो उसका नाम यहाँ लिखा है तुलसीदास जी और कालिदास जी। यह जो दोनों कवि है वह महान कवि थे और इन दोनों के जो महाकवि होने के कारण यह जो पद है वह दोनों को इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए यह सर्पिला आकार या मानले कोष्टक का उपयोग हमने यहाँ किया है। और इस तरह जब हमें कोई वाक्य लेखन करना हो, इसमें एक ही पद को अलग अलग पंक्तियों में वह शब्द आते हो, तो तब हम इस सर्पिल आकार या मांडले कोष्टक का उपयोग हम कर सकते हैं। देखिए, चौथा वाला जो कोष्टक है वह है हंसपद। यह जो हमने बताया है हंसपद, चौथा जो है वह हंसपद, उसका चिन्ह जो है वह इस तरह लगा जाता है और इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं? तो लेखन में जब हम कोई शब्द छूट जाता है, लेखन करते समय हम जब कोई शब्द हमारे हाथ से छूट जाता है और तब वह पंक्ति के ऊपर लिखकर इस चिन्ह का उपयोग हम कर सकते हैं। यह जो चिन्ह है हंसपद, वह हंसपद का चिन्ह लगाकर हम यहाँ एक अलग शब्द लिख सकते हैं। जैसे देखिए, हमें यहाँ एक उदाहरण दिया है, अस्मिन ने क्रेडिट कार्ड बनाया पर लेकिन वह गंदा बनाया, अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, यह तो लिखना भूल गए। तो इसीलिए हमें यह चिन्ह लगाना है और वह चिन्ह लगाते समय हम वहां लिखेंगे सुंदर। क्रेडिट कार्ड उसने बनाया और लेकिन कैसा बनाया? सुंदर क्रेडिट कार्ड बनाया। दूसरा वाला जो शब्द है पिताजी कल आएंगे। पिताजी तो कल आने वाले हैं, लेकिन वह कहाँ से आने वाले हैं? तो इसका जो गांव होगा वह गांव हम यहाँ लिखेंगे मुंबई। देखिए, यह कौन सा वाक्य हुआ? पिताजी कल मुंबई आएंगे। जैसे पहले वाक्य बना था पिताजी कल आएंगे, तो हम वहां गांव डालना भूल गए थे, तो हमने बाद में गांव डाल कर यह शब्द जो है इस तरह हम यह जो हंस पद है उस हंस पद का उपयोग हम कर सकते हैं। इन्हें देखिए, यह जो छोटा कोष्टक है, बड़ा या वर्गाकार कोष्टक है, यह जो है मांडला या सर्पाकार कोष्टक है, यह हंस पद है, यह सारे चिन्ह हैं। उन्हें विराम चिन्ह भी कहा जाता है। हमने अभी जो 4 प्रकार के कोष्टक देखे, उस कोष्टक का इस्तेमाल हमें या जो चिन्ह है वह चिन्ह का इस्तेमाल हमें इन वाक्य में करना है और वहाँ हमें सूचना दी है उचित विराम चिन्ह लगाओ। इन 4 वाक्यों में हमें अलग अलग प्रकार के चिन्ह लगाने हैं। तो पहले वाक्य में हमें कौन सा चिन्ह लगाना है बताओ? हमें पहले वाक्य में कामायनी, यह जो है वह क्या है? महाकाव्य। और यहाँ हमें छोटा क्या लगाना है? कोष्टक लगाना है इस तरह। इस तरह से हमने यहाँ छोटा कोष्टक लगाया और वह एक बना कि कामायनी, यह क्या है? एक महाकाव्य है और वह किसकी है? कवि जयशंकर प्रसाद जी की। और आखिर में हमें यह जो शब्द हमें वाक्य पूरा करते हैं, तो हिंदी में इस तरह हम खड़ी पाई लगाते हैं। अब दूसरा जो वाक्य है, विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। कौन सा चिन्ह लगाना है बताओ? बराबर है, वहां हमें बड़ा कोष्टक लगाना है। तो कहाँ लगाएंगे हम? तो हमने देखा है कि देखिए यहाँ वाक्य पूरा होता है, विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, यह बराबर है। और दूसरा जो है
हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती तो हम कहाँ लगाएंगे? हाँ, तो हम यह जो शब्द है हवा जैसी, यहाँ हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे। तीसरा वाक्य है बाल भारती, सुलभ भारती हिंदी के पुस्तकें हैं। तो इन दोनों वाक्यों में आपके समझ में आया होगा कि कौन सा हमें कोष्टक लगाना है या कौन सा हमें वहाँ चिन्ह लगाना है। एकदम सही, वहाँ हमें कौन सा लगाना है? मांझला या सर्पाकार, इस तरह का चिन्ह हमने यहाँ लगाया है। चौथा वाला जो वाक्य है वो किसी दिन हम भी आपके आएंगे, तो यहाँ हमें कौन सा चिन्ह लगाना है? इस तरह हमने हंस पर का यह चिन्ह क्या किया? यहाँ लगाया है। तो वाक्य हुआ कि किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे। हमने आपको चिन्ह या कोष्टक किस प्रकार लगाया जाता है, कैसे लगाए जाते हैं, यह समझ देने की या समझा देने की कोशिश की है। धन्यवाद।